तो गाइस आई नो आप सबके घर में भी ज़रूर ना ज़रूर किसी टाइम पे ये बात ज़रूर हुई होगी यार कि काश मेरे पापा ने वो प्लॉट इतने में ख़रीद लिया होता तो आज उसकी इतने करोड़ों की वैल्यू होती, या फिर वो शेयर्स इतने में ख़रीद लिए होते, या प्रॉपर्टी फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा, और आज हम उसको लेकर रिग्रेट करते हैं कि यार ये क्यों पढ़ना पड़ता अगर मेरे दादाजी ने आज ये प्रॉपर्टी उतने में उस टाइम पे जो मिल रही थी उनको हज़ारों की कीमत में आज कुछ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ तक की वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। आई नो सबके घरों में ऐसी बात हुई होगी यार, मेरे भी घर पे कई बार ऐसी बात हुई है, बट क्या कर सकते हैं यार, लक की बात है सारी। तो बस इसी पे ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीवैल्यूएशन, कि यार जब हम कोई पर्टिकुलर एसेट या फिर कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी जब हम अराइज होती है हमारी बुक्स में, तो विद टाइम उसकी वैल्यू जब चेंज होती है तो क्या उस पर कोई अफेक्ट होता है चेंज इन पीएसआर का, क्या कोई अनफेयर एडवांटेज अनफेयर सेक्रीफाइस किसी को करना पड़ता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बस आज का कंसेप्ट कुछ हमारा इसी तरीके से है। तो हाय मेरे जेकेटीएन, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार आज का जैसे कि आप समझ ही गए होंगे हमारा कंसेप्ट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। क्या नाम है इसका, रीवैल्यूएशन। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रीवैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है आप किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन जिस चीज़ की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है जब आप उसको दोबारा करेक्ट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते हो, या अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको असाइन करते हो उसकी करेक्ट वैल्यू, तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। तो कुछ इसी तरीके से हमारा ये जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में यूज़ होता है, और ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं यूज़ होने वाला, ये आगे के 3 चैप्टर्स में, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एज इट इज़ यूज़ होगा। तो हो सकता है कि मैं आगे वाली आने वाली क्लासेस में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में इतने डिटेल में नहीं पढ़ाऊँ जितना अभी पढ़ा रहा हूँ। मैं बस आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में इस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़ो। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हो गया। यार रीवैल्यूएशन का मतलब हो गया कि यार सिंपल सी बात है, हम अपने एसेट, क्योंकि वैल्यूएशन किसकी होती है बुक्स में, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की, तो हमारा जो एसेट और लाइबिलिटीज़ है जब हम उनको रीअसेस करते हैं उनकी वैल्यूज़ को एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें से कोई गेन और लॉस अराइज होता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये एसेट और लाइबिलिटीज जो है ये पुराने टाइम के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये अभी नहीं आया, तो दैट मीन्स उस पर जो गेन एंड लॉस है वो भी इस टाइम वाले पर तो लागू नहीं होगा ना, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लास्ट टाइम वाले पे एप्लीकेबल होगा। विच मीन्स जितना भी गेन और लॉस आएगा इस पर्टिकुलर रीअसेसमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज से, ये पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। कौन सी रेशियो में, ऑब्वियस सी बात है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैंने बोला न्यू रेशियो हमारी अभी कहीं पर भी यूज़ नहीं होगी, ये सब्सीक्वेंट जो अब हम फर्दर बिजनेस करेंगे उसके लिए होता है। ठीक है, तो जितना भी हमारा गेन और लॉस आएगा इट इज क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियस सी बात है, गेन आया तो उनकी कैपिटल बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, और लॉस आया तो उनकी कैपिटल कम करेंगे विच इज डेबिट। In old PSR, in old partnership, the reason for revaluation of asset and reassessment of liabilities is that any increase and decrease in the value of asset or liabilities up to date of change in PSR is for the period belonging prior to change. ठीक है, Therefore gain or loss on revaluation is shared in old PSR। सिंपल सा लॉजिक है जो अभी तक हम जनरल रिजर्व इन सब पे लगाते आए हैं। अब कई बार क्या होता है कि 2 तरीके होते हैं बेसिकली, एक जिसमें पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी बुक्स में वैल्यू चेंज करनी है, दूसरा जिसमें पार्टनर्स डिसाइड करते हैं हमें अपनी बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करनी है। लेकिन हमारे लिए कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, जो बुक्स में वैल्यू चेंज होती है, वो भी आता है लेकिन वो बहुत कम आता है, बहुत ज़्यादा कम आता है, बट कंसेप्ट तो मेरे को करवाना ही है। तो द पार्टनर्स में डिसाइड टू शो द रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट। तो इसके लिए हमारा मतलब इसी पर्टिकुलर जब हम कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इस मेथड को फॉलो करते हैं, तभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। अच्छा, कई बच्चों को रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम नहीं पता होता, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दिमाग में डाल लेना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले सुना है कहीं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पास्ट एडजस्टमेंट करा था, उसमें हमारा जो दूसरा मेथड था जो हार्डली कम्स इन द पेपर, तो वही वाला था पीएनएल एडजस्टमेंट मल्टीपल एंट्री वाला। नहीं भैया, जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, अब एंट्रीज के साथ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रीज इन एसेट की, इंक्रीज इन एसेट, अच्छा मैं आपको नेचर भी बता दूं, ये भी कई बच्चों को नहीं पता होता, एमसीक्यू में आ जाता है। इसका नेचर होता है नॉमिनल, जस्ट लाइक योर पीएनएल अकाउंट, ऐसा समझो, जहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, लॉस जो होगा वो डेबिट। तो अगर इंक्रीज इन एसेट हो रहा है तो वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है,
विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सिंपल सा लॉजिक है। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कई बार ऐसा होता है कि यार हमने एक पर्टिकुलर जीन्स या कोई पैजामा कोई उतारा और उसको 4-5 दिन हफ्ते बाद दोबारा पहना तो यार जेब से पैसे निकल के आए, मतलब यार कमाल ही हो गया, ठीक है। तो वो हमें एक तरीके से ऐसा लगता है यार ये तो अनएंटिसिपेटेड था, तो प्रॉफिट ही हुआ ना यार। कहीं मेरे साथ तो कई बार हुआ है ऐसा, मतलब ऑब्वियसली मेरे ही पैसे मैं भूल जाता हूँ, बट होता है, खुशी तो होती है ना। तो इसकी भी एंट्री सेम ही होगी। अब एसेट बढ़ रहा है तो एसेट डेबिट हो गया टू रीवैल्यूएशन, सेम लॉजिक के साथ। अच्छा, यही अगर हम बात करें कि अगर एसेट हमारा डिक्रीज हो जाए, देयर इज डिक्रीज इन एसेट, क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन एसेट। अब एसेट की वैल्यू कम हो जाए, जरूरी थोड़ा ना बढ़ेगी, कम भी तो हो सकती है ना, तो ऐसे में हमारा लॉस हो गया। अब लॉस के केस में रीवैल्यूएशन जो है हम डेबिट करेंगे और एसेट को जो है हमारे वो हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी एसेट कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एसेट से रिलेटेड हो गया सारा। उसके बाद हमारा आता है इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब ये लॉस हो गया यार, बैठे बिठाए हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई, हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अच्छा, आप ये देखो वैल्यूज चेंज हो रही हैं बस इनकी, सिर्फ पेमेंट हो रही है या एसेट बेच रहे हैं वो नहीं एंट्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर। कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है, लास्ट टाइम मेरे से बच्चों ने पूछा था कि सर अगर हम सपोज करो लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं तब भी तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे बच्चे वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी ना है, वो तो आपकी लाइबिलिटी क्यों कम हुई, क्योंकि आपने पेमेंट करी है। प्रॉफिट एंड लॉस तो तब होगा ना जब आपकी तरफ से कोई पेमेंट ना हो, तब भी वैल्यू कम हो जाए तो प्रॉफिट हो गया, या लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए तो लॉस। तो मेक श्योर यहाँ पर हम सिर्फ उनकी वैल्यू चेंज हो रही है विदाउट हमारी तरफ से कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ये बात याद रखना। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हमारे लिए लॉस है, तो यहाँ पर आपका रीवैल्यूएशन जो है डेबिट हो जाएगा, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट हो जाती है। सिमिलरली अगर कोई आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, क्या आ गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई बंदा आ गया, कोई फ्रेंड हमारे कई बार बोलता है यार तूने मेरे वो पैसे देने थे दिए नहीं, अब फ्रेंड है तो भैया सही बोल रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, अगेन वही वाला सीन हो गया, लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू लाइबिलिटी। और सिमिलरली जब डिक्रीज इन लाइबिलिटी होता है तो हमारा प्रॉफिट होता है, ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट है हमारा तो ऑब्वियसली लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, आप इन्हीं एंट्री से देखो आपका लेजर अकाउंट भी बना हुआ है। पहली एंट्री क्या था, एसेट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये देखो बाय कंसर्न्ड एसेट इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट साइड पे आ गया रीवैल्यूएशन, तो जर्नल पकड़ लिया, फिर तो लेजर ईजी है। सिमिलरली अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़े तो टू कंसर्न लाइबिलिटी नेट इंक्रीज। सिमिलरली एसेट कम हो, टू कंसर्न एसेट नेट डिक्रीज, लाइबिलिटी कम हो, बाय कंसर्न लाइबिलिटी नेट डिक्रीज। और यही अनरिकॉर्डेड एसेट की भी सेम हो जाती है और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी सेम हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देते हो। अगर प्रॉफिट आता है इसका मतलब प्रॉफिट कब आएगा, जब क्रेडिट ज़्यादा होता है डेबिट से। अच्छा, लॉस कब आता है, जब डेबिट ज़्यादा हो क्रेडिट से। लेकिन लेजर का नेचर है कि जब भी हमने बैलेंस निकालना है तो ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, और अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर, और ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी प्रॉपर क्वेश्चन से कराऊंगा भैया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट होते हैं जैसे एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर पार्टनर की रेम्यूनरेशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, विच इज जब हम डिसाइड करते हैं, जब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमें रिवाइज वैल्यूज बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, हमें झंझट में पड़ना ही नहीं, झमेले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा भैया, आ जाओ। इन दिस मेथड वी ओनली शो गेन और लॉस, हम सिर्फ गेन और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन दिखाते हैं, ठीक है। मतलब हम रीवैल्यूएशन बनाते नहीं हैं, हम सिर्फ इसमें उसकी नेट गेन या नेट वो निकाल लेते हैं, लॉस जो आ रहा है, और उससे रिलेटेड हम बस एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आपको याद होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमने बहुत बारी करी है डिफरेंट केसेस में। सिमिलरली अगर लॉस आएगा तो सेक्रीफाइस टू गेन, वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होगा। अच्छा, इसका भी क्वेश्चन कराऊंगा, इवन दो पेपर में कम आता है लेकिन 3 नंबर में कई बार आ जाता है, तो बच्चों को पता ही नहीं होता, रीवैल्यूएशन बनाते हैं और बस वहीं पर सारा ना मतलब क्या कर देते हैं, ससुर के नाती इतने वो होते हैं नटखट, सब गलत कराते हैं। आता हुआ क्वेश्चन बताओ, कुछ भी नहीं था, जो आप रिवैल्यूएशन मेन आंसर में दिखाते हो उसी को बस एक स्टेटमेंट में दिखा देना आपने, और कुछ भी नहीं करना। चलो आ जाओ, अब मैं जो आपको बात कर रहा था, जो एक्स्ट्रा जो हमें पढ़ना होता है रिवैल्यूएशन में, वो होते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और सॉरी लॉसेज नहीं, एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन। सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करेंगे, इसके 4 डिफरेंट केस बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या है, बहुत ही डिटेल में मैंने सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है।
एक्सपेंसेस हैं, ऑब्वियस सी बात है अगर हमारे हैं, फर्म के हैं, तो हमारे P&L मतलब यहाँ पर तो रीवैल्यूएशन हो गया, उसके डेबिट में जाएंगे, और अगर हमारे नहीं है तो हमारी बुक्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला केस हो गया व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। अच्छा, कई बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर एक्सपेंसेस कौन से। कई बार क्या होता है ना यार, हम वैल्यूअर को हायर करते हैं, हमारा अब मेरे सामने ये माइक पड़ा हुआ तो मेरे को थोड़ा ना पता है इसकी अभी करंट वैल्यू कितनी है, तो प्रॉपर वैल्यूअर आएगा, वो देखेगा यार कितना टाइम हो गया, कितने हिसाब से इसकी डेप्रिसिएशन होती है, मार्केट के हिसाब से क्या वैल्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो फिर अपने एक्सपर्ट होते हैं तो वो फीस भी चार्ज करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो अब सबसे पहला केस क्या होता है, व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। जब फर्म जो है वो खुद ही एक्सपेंसेस बियर भी कर रही है, अपने ऊपर ले रही है और पेमेंट भी खुद ही करा। दैट मीन्स अगर पेमेंट करी है तो उसका एसेट मतलब बैंक कम होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जब भी एसेट डिक्रीज होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं। सिमिलरली एक्सपेंस है उसका तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब बस इसी पॉइंट पे आप याद रखिएगा, जब भी हमारा एक्सपेंस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक जो है वो क्रेडिट होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन में कोई क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस वर दिस, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि खर्चे भी हमारे हैं और पेमेंट भी हमने ही की है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है केस नंबर 2। क्या आता है, केस नंबर 2, जिसमें एक्सपेंसेस जो है वो हमारे हैं लेकिन पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, पार्टनर ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी। ऐसे में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मैंने क्या बोला, जब भी हमारे एक्सपेंसेस है रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्या पेमेंट हमने करी, नहीं, तो बैंक तो आएगा नहीं। दैट मीन्स किसने पेमेंट करी, पार्टनर ने अपने पॉकेट से पे करा। तो क्या मुफ्त में पे कर दिया, हम देंगे ना उससे बाद में, तो बाद में देंगे, अभी उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं, कैपिटल बढ़ा दी तो हमने क्रेडिट कर दी। ऐसे ही आपका तीसरा केस होता है, ठीक है। ये केस के लिए ना, केस नंबर 2 के लिए वो स्पेसिफिकली बोलेगा, केस नंबर 3 के लिए भी स्पेसिफिकली बोलेगा, जहाँ पर एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर का ही खर्चा था, हमने पार्टनर के ऊपर डाल दिया और पार्टनर ही पे कर रहा था, तो ना हमारा खर्चा ना हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ना हमारा रीवैल्यूएशन ना हम बैंक, सिंपल सी बात है, हमारी बुक्स में नो एंट्री आ गई, ठीक है। तो व्हेन इट इज गिवन दैट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय पार्टनर। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे देता है कि यार एक्सपेंसेस जो है वो पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, लेकिन पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उस केस में हम एज्यूम यही करते हैं कि यार जब हमें पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता क्वेश्चन में, तो हम यही मानते हैं कि यार पेमेंट वही कर रहा है जिसका वो एक्सपेंस था, जो इनकर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर पार्टनर इनकर कर रहा तो पार्टनर पे करेगा। केस नंबर 1 में फर्म इनकर कर रही थी और पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो फर्म पे करेगी, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अगर कोई और पे कर रहा होता तो वो बताएगा ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन एज्यूम थोड़ा ना कर सकते हैं। ऐसे ही आपका आ जाता है केस नंबर 4। अच्छा, केस नंबर 4 में क्या होता है, जहाँ पर एक्सपेंसेस पार्टनर बियर कर रहा है, हमने उसके ऊपर डाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि यार पेमेंट फर्म ने कर दी है। अच्छा, इसमें क्या होगा, हमारा खर्चा नहीं है तो रीवैल्यूएशन नहीं आएगा, लेकिन पार्टनर की कैपिटल तो हम कम करेंगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने उसका कोई खर्चा पे करा तो हम उसकी कैपिटल से कम नहीं करेंगे। केस नंबर 2 में जब उसने हमारा खर्चा पे करा था तो हमने उसकी कैपिटल बढ़ाई थी, ऐसे ही जब हम उसका खर्चा पे करेंगे तो उसकी कैपिटल कम करेंगे, और पेमेंट हमने करी है तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। अगला आता है आपका रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्या आता है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर में क्या होता है, रेम्यूनरेशन कई बार क्या होता है कि यार हम एक पर्टिकुलर पार्टनर की ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई तेरा काम है ये पर्टिकुलर सारा उसके बारे में देखना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, एक्सपर्ट को बुलाना, ये वो फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा। इसके लिए वो कुछ सैलरी भी हम उसको बोलते हैं, मतलब रेम्यूनरेशन बोलते हैं हम उसको। तो रेम्यूनरेशन इज पेड टू पार्टनर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो इंक्लूसिव होगा या तो वो एक्सक्लूसिव होगा। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सपोज करो आपके घर पे कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था और आपके फादर ने बोला कि यार इस फर्नीचर को डिस्पोज ऑफ करो, निकालो यार, ये क्या गंद पड़ा हुआ है यहाँ। कई बार होता है, मेरे साथ तो हुआ कई बार ऐसा। तो ऐसे में आप बोलते हो नहीं पापा ऐसे थोड़ा ना, आपने तो मेरे को बेकार ही समझाओ, मतलब हम बेकार ही बैठे थे लेकिन आपने बेकार ही समझा हुआ है, चल यार कोई नहीं, तू पैसे ले लियो, ठीक है। तो अब इस पैसे में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो जो खर्चा हम डिस्पोज ऑफ करने के लिए लगाएंगे, बंदे बुलाएंगे, हाँ भाई फर्नीचर फुकवाना है, ये कूड़ेदान में और ये वो एक्सेट्रा, तो फादर ने बोला भाई जो मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ उसी में तेरे को उनका खर्चा भी निकालना है, तो ये रेम्यूनरेशन में इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंसेस।
या फिर फादर ने बोला कि यार ये तो मैं तेरे को दे रहा हूँ, अलग से जो खर्चा है वो भी बताइए, वो भी मैं तुझे दूंगा। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव कि वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ऐसे ही पार्टनर के साथ भी होता है। तो एक एंट्री तो हर बार ही होगी, वट एवर द केस इज इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, एक एंट्री तो हर बार ही होगी। वो है रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम उसे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, हमारा खर्चा है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, नॉमिनल होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अभी हम देते थोड़ी ना, हम तो उसकी कैपिटल बढ़ाते हैं कि भाई एक ही बारी दे देंगे, तेरा हिसाब जब होगा टेंशन मत ले, ठीक है। और ये हिसाब हम डिसोल्यूशन में सीखेंगे कैसे करते हैं। तो ऐसे वाला सीन होता है आपका, भले ही इंक्लूसिव का केस हो एक्सक्लूसिव का, रेम्यूनरेशन की एंट्री तो 100% होगी ही होगी, ये रूल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका केस जो है वो एक्सक्लूसिव का है, तो या तो वो केस 1 और 2 में से कोई एक होगा, मतलब जो आपने ये एंट्री करी है उसके साथ या तो केस 1 की एंट्री होगी अगर क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन दी है, या फिर केस 2 की एंट्री होगी अगेन क्वेश्चन में जैसी इन्फॉर्मेशन आपको देगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर वो इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस था तो मतलब वो पार्टनर ही इनकर करेगा सारे एक्सपेंसेस, तो या तो वो रेम्यूनरेशन की एंट्री के साथ केस 3 की, मतलब नो एंट्री सिर्फ एक ही होगी रेम्यूनरेशन की, या फिर केस 4 की एंट्री होगी रेम्यूनरेशन वाली एंट्री के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं, क्वेश्चंस के साथ ना हमारा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई गेस वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स क्वेश्चन। चलो तो बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए यार, ये टाइम टेबल जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। अक्टूबर तक हमें सिलेबस ख़त्म करना है, एंड अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स जैसे और मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट हैं आपके, यार वो तो मतलब किसी भी हालत में ख़त्म करने ही हैं आपको, ठीक है। तभी जाके वो टाइम से रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे, और तभी तो भैया बोर्ड में फोड़ोगे। भले ही आपका CUET आ गया है, लेकिन यार बोर्ड के मार्क्स भी काउंट होते हैं इक्वली, तो मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ लो। दूसरा, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो यार, नहीं करा अभी तक तो। नोट्स आपको मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अपने फोल्डर बने हुए हैं जिसमें प्रॉपर सिस्टमेटिक क्लासेस डली हुई हैं। तो मेक श्योर यार, मतलब फ्री की चीज़ मिल रही है और फ्री में हम ले नहीं रहे, मतलब बताओ इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, PRNG 3 पार्टनर्स हैं जिनकी वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम कर रहे थे। दे हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ये रेशियो में वो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज शेयर कर रहे थे। अच्छा, एकदम से पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या झटका लगा, रात को क्या सपना आया, उन्होंने 1 अप्रैल 2017 से डिसाइड करा कि अब हम रेशियो जो है 2:5:3 कर लेंगे। कैसी कर लेंगे, 2, 5 एंड 3, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि P जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, R एंड G जो है वो गेन कर रहे हैं, बट फिर भी निकालना तो पड़ेगा ना यार कितना कितना। देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज करा रहा हूँ। देयर बैलेंस शीट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 74,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ 36,000, जनरल रिजर्व डेबिट बैलेंस ऑफ 74,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 36,000 इन जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ 12,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन 70-60, स्टॉक ये वो एक्सेट्रा, डिफरेंट फिर चीज़ें दे दी। आज करते हैं, बहुत ईजी है, इसमें आपके पिछले वाले कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बारी पहले हम वर्किंग नोट बना लें यार यहाँ पर। चलो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके, इन केस अगर हमारी ज़्यादा जगह यूज़ होती है एंट्रीज के लिए। क्या निकालेंगे इसमें हम, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग / सेक्रीफाइसिंग रेशियोज, ठीक है, या शेयर्स, इसको शेयर्स लिख लो, ज़्यादा बेटर है। तो सिंपल फॉर्मूला करते हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। हमारे पार्टनर्स थे PRG। ओल्ड क्या था उनका, 5/10, 3/10 एंड 2/10, 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस 2/10, 5/10 एंड 3/10, ठीक है। तो 2/10, 5/10, 3/10 आ जाओ निकालते हैं अब। ये तो पॉजिटिव आ गया 3/10 मतलब सेक्रीफाइस, ये आपका 2/10 नेगेटिव आ गया मतलब गेन, ये 1/10 आपका नेगेटिव आ गया मतलब गेन, एंड गेन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस। तो 2:1 में वो गेन कर रहे हैं, 3/10 उसका सेक्रीफाइस है। चलो अब एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोली थी, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में बोला कि हमें इन बैलेंसेस को छेड़ना नहीं है, कहीं पर भी नहीं बोला। दैट मीन्स हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और P&L का डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। क्या है, लॉस है। ये अक्सर बच्चे क्या है इसको ओवरसाइट कर देते हैं, बट मेक श्योर आपने ये गलती नहीं करनी। डेबिट का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट होता है मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो आपकी एंट्रीज है, P डेबिट, R डेबिट,
जी डेबिट, और कैपिटल है क्योंकि कहीं पर भी फिक्स फ्लक्चुएटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। टू पी एन एल अकाउंट, टू पी एन एल अकाउंट। अच्छा, पी एन एल का बैलेंस कितना था आपका 74,000, ठीक है, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा आपका 7400। 70 का आधा होता है 35, 35 में 2 ऐड कर लेंगे 37,000 इसका आ गया, ठीक है। बाकी के बच्चे 37, 7 टू 14, 7 3 21, 22,200 इसका आ जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 7,400, 14,800 इसका आ जाएगा। आओ कैलकुलेट करें, 30, 40, 50, 60, 67, 67, 71, 73, 74। आई गेस वी आर गुड हेयर। चलो बहुत अच्छी बात है यार। देख रहे हो मैं जानबूझ के कैलकुलेटर यूज़ नहीं करता, इवन दो मेरे पास टाइम क्रंच रहता है, बट मैं बच्चों तक ये मैसेज नहीं पहुंचाना चाहता कि यार कैलकुलेटर यूज़ करो। मैं अपने टाइम पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी थी, जब मैं अकाउंट्स का पेपर अपना तैयारी करता था, प्रिपेयर करता था बोर्ड्स के लिए। आई अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर, और इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को बोल बोल के थक गया, मेरे बच्चों कैलकुलेटर मत यूज़ करो, घर पे सेंटर पे कहीं पर भी कैलकुलेटर मत यूज़ करो मेरी जान, दिक्कत होगी आपको। कैलकुलेशन इज़ दी ओनली की वेयर यू कैन सेव योर टाइम, अदरवाइज जितना टाइम लगना है वो लगना है हर किसी को, लेकिन कैलकुलेशन इज़ दी की। और आप कैलकुलेटर यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को और ख़राब कर रहे हो। मैं पता अपने टाइम पे गेम खेला करता था, वो गाड़ियों के नंबर देना उनको टोटल करता था ताकि मेरी कैलकुलेशन और तेज हो, और आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके और ख़राब कर रहे हो यार। मशीनरी जितनी ज़्यादा डेवलप हो रही है ना, उतना इंसान ना आलसी होता जा रहा है। मेक श्योर यार ये गलती मत करना, मेक श्योर, ठीक है। आ जाओ, बैलेंस ऑफ 36,000 इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5, 3, 2 में। अच्छा 36,000 आ गया, 36,000 टू पी, टू आर, टू जी। 36,000 को 10 से डिवाइड करें 36, अच्छा 36 का आधा होता है 18,000, ठीक है। उसके बाद 36, 3 3 9, और ये हो गया 10,800, ठीक है। 3 3 6 7,200, 10 20 और 35 36 बिल्कुल मैच हो गया, ठीक है। तो हमने जनरल रिजर्व का कर लिया, और 12,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में थे। क्या कोई क्लेम दे रखा है? क्लेम दे रखा है 20,000 रुपये का। कितने का दे रखा है? 20,000 का। लो भैया, रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री आ गई। अब रीवैल्यूएशन कराया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व केस 4, जाकर देखना जहाँ पर लाइबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो हमारे रिजर्व में है 12, लेकिन लाइबिलिटी आ गई 20 की, तो पूरा का पूरा जो रिजर्व है हम यूज़ कर लेंगे 12 का, ठीक है। साथ में हमारी जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बन रही है 8 की, वो हमने रीवैल्यूएशन से ले लिया। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया? 20,000 रुपये। कितना आ गया? 20,000 रुपये, ठीक है। तो आई गेस ये कंसेप्ट क्लियर है, ये अभी तक पिछला ही चल रहा था। अब गुडविल ऑफ द फॉर्म इज़ वैल्यूड एट 76, थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं। अब 76 में हम गुडविल, ये वैल्यूड वाली है, इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। हु इज़ गेनिंग? आर एंड जी। तो आर डेबिट, जी डेबिट टू पी, और गुडविल की वैल्यूएशन थी 76, और ये कर रहा है 3/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब है 76 3/10, 0 से 0 कट जाएगा। 7600 इंटू 3 21, 22,800 आ जाएगा। कितना आ गया? 22,800। और ये 2/10 गेन कर रहा है, तो 2/10 हो गया 76, 14, 15,200 ये हो गया, और 7600 ये हो गया। 15 7 होते हैं 22, 22,800। आई गेस यहाँ पर भी हम ठीक हैं, ठीक है। अभी तक पुराना कंसेप्ट था, अब नए पे आते हैं। स्टॉक हमारा एसेट होता है जिसकी बुक वैल्यू 40,000 चल रही थी, अब हमें उसे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा 8% से, तो 8 4 32, ठीक है। तो ये आ गया 3,200। कितना आ गया? 3,200। अब एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो रीवैल्यूएशन आपका डेबिट हो गया टू स्टॉक। अच्छा, जितने से कम होगा सिर्फ उतना ही, बैलेंस मत डाल देना। कई बच्चे पूरी वैल्यू डाल देते हैं, कई बच्चे बैलेंस डाल देते हैं, हमने सिर्फ वो देखना है लॉस कितने से होगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग 900 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब वो अपना पैसा नहीं मांगेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट हो गया हमारा। क्रेडिटर्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन 900। उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन आई गेस हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 38, वर रीवैल्यूड एट 40। अच्छा IFR कोई है नहीं, तो हम सीधा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वैल्यू डाल दें, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से बढ़ गया? आई गेस 2,000 से बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट 2,000 टू रीवैल्यूएशन 2,000, ठीक है। तो हमारी सारी एंट्रीज हो गई यहाँ पर,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब एक जो बच्चे गलती करते हैं, मतलब गलती भी नहीं बोलूँगा, ओमिट कर देते हैं, वो है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री पास करना, खासकर जब जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन आता है। लेजर में तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, लेजर क्लोज करोगे उसके बिना हो नहीं सकता, लेकिन जर्नल में ऐसा नहीं होता ना, तो फिर बच्चे भूल जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट आ रहा है, लॉस, यहाँ पर हम रफ वर्क निकाल लेते हैं। हम डेबिट बैलेंस देखते हैं, रीवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ, यहाँ कहीं रीवैल्यूएशन नहीं आया, यहाँ हो गया 8000, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी नहीं, यहाँ हो गया 3200, और यहाँ तो क्रेडिट हो रहा है 8 9 10 11 11200। क्रेडिट में कितना आ रहा है? क्रेडिट में आ रहा है एक 900 और एक 2000, तो ये हो गया 2900। जब 11000 में से 2000 गए, बचे 9000, 9000 में से 700 गए, तो ये आ जाएगा 8300। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना आ गया? 8300। इस रीवैल्यूएशन के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, P डेबिट, R डेबिट, Z डेबिट टू रीवैल्यूएशन 8300। ठीक है। एक बारी फिर में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो कमेंट में लिख देना, भैया मैं भी इंसान ही हूँ यार, थोड़ा मार्जिन तो दो इंसान होने का। तो 8300 का हम करेंगे 5/10, 8 का आधा होता है 4, तो 4150 हो गया इसका। ठीक है। फिर 830 इंटू 3, 88 8 2 16 88 22490। ठीक है। और उसके बाद 8 3 8 8 16 1660। अब देखते हैं मैच कर रहा है, 9 और 6 होता है 15 15 15 20, 2 6 4 10 11 12 13 4 5 6 7 8, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो आई गेस यहाँ पर भी हम ठीक हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये आपका जर्नल एंट्रीज का ऐसे क्वेश्चन होता है, एक भी चीज़ मिस नहीं हुई है, पूरे नंबर मिलेंगे 5 में से 5, 6 का क्वेश्चन है तो 6 में से 6। ठीक है। जगह की जरूरत पड़ी नहीं हमें। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी ये एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन है। किसका? एडजस्टमेंट एंट्री का, जिसमें हमें बेसिकली वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना। आप देखो ध्यान से, ABC थे 2:2:1 में फॉलो कर रहे थे। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर PSR टू 5:3:2। दे ऑल्सो डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। क्लियरली बोल दिया क्वेश्चन में, जब क्लियरली बोलेगा तभी ये वाला मेथड हम अडॉप्ट करेंगे, अदरवाइज अपनी तरफ से कुछ नहीं। ठीक है। अब ऐसे में सबसे पहले हम बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ी हमने, हमारी मेन जो जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री तो एक ही पास होती है। यहाँ पर बनाएंगे हम वर्किंग नोट्स। क्या बनाने वाले हैं हम यहाँ पर? वर्किंग नोट्स। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है यार। थोड़ा सा कमेंट वेंट करा करो यार। लास्ट वीडियो में मेरे बाल कितने गंदे आए और आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं है यार। या तो तुम पढ़ाई में इतने लीन होते हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, या फिर वीडियो ओपन करते ही बंद कर देते हो। तो ये तो बड़ी गलत बात है यार, इतनी मेहनत चल रही है यहाँ पर, बताओ। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग / सेक्रीफाइसिंग शेयर्स। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, वही हमारा जो पुराना फंडा है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है। अब ओल्ड माइनस न्यू जब हम करेंगे तो देखते हैं भैया किसका गेन आता है, किसका सेक्रीफाइस आता है, क्योंकि ऑन द फेस तो पता नहीं लग पा रहा। ABC हमारे बंदे हैं, ABC। अब इसमें ओल्ड था 2/5 2/5 एंड 1/5, तो इसको 10 में कर लें, क्योंकि अगला वाला 5 3 2 10 बनेगा उसका टोटल। 2/5 का मतलब हो गया 4/10 4/10 एंड 2/10। और ये माइनस 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 5 3 2 है, तो 5/10 3/10 एंड 2/10। तो ये तो ज़ीरो आ गया। ये आ गया आपका नेगेटिव 1/10 मतलब गेन, और ये आ गया पॉजिटिव 1/10 मतलब सेक्रीफाइस। मतलब A इज गेनिंग, B इज सेक्रीफाइसिंग। तो हमारी एंट्री जो बनेगी, हम एंट्री लिख देते हैं, अमाउंट बाद में निकाल लेंगे। 20 डेबिट, और सॉरी सेक्रीफाइस कर रहा है ना आई गेस B, हाँ। तो A डेबिट होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइस होता है। अच्छा, ये अभी हम पता लगा नहीं सकते, तो एंट्री पास करना गलत है, सॉरी माय बैड। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा ना नेट रिजल्ट प्रॉफिट में आने वाला है या लॉस में। आओ देखते हैं। इसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अब स्टेटमेंट भले ही आप वर्किंग नोट में बना लो या भले ही मेन आंसर पे बना लो, बोथ आर गुड टू गो। स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट / लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक एक करके बस देख रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ। मशीनरी की वैल्यू, बुक वैल्यू 2.5 चल रही थी, रिवाइज वैल्यू 3 है, तो इंक्रीज इन मशीनरी, इंक्रीज इन मशीनरी। एक्चुअली में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस वैल्यू पता लगाना चाहते हैं। तो 50,000 है। ठीक है। 250 से 3 कंप्यूटर्स, 2 से 1 75, तो यहाँ पर हम डाल देंगे डिक्रीज इन कंप्यूटर, डिक्रीज इन कंप्यूटर्स। आई गेस 25,000 है, 2 से 1 75 हुआ है, लॉस हो रहा है ना ये।
सन्ड्री क्रेडिटर्स 90 से 75, डिक्रीज इन लाइबिलिटी प्रॉफिट है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी मतलब डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 15,000 रुपये प्रॉफिट। उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है बढ़ रहे हैं लॉस, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी मत लिखना। कितने से 10,000 से बढ़ रहे हैं, ये नेगेटिव हो गए। देखें अब क्या बन रहा है, 25 और 10 होते हैं 35, 35 में से 15 गए 20, माइनस होंगे 30,000 आपका जो है वो नेट प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट में एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो एस कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, पूरी अमाउंट से कर देंगे 30 से? नहीं मेरी जान, गलती कर दोगे 1/10, मतलब सिर्फ 3000 से एंट्री पास होगी, सिर्फ एंड सिर्फ आपकी 3000 से एंट्री पास होगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। उसमें एक दो एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है वो ये है कि यार एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे लाइव कोर्सेज चल रहे हैं यार, काफ़ी सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी इससे वंचित मत रह जाओ, जल्दी से ज्वाइन करो, एनरोल कर लो। आपके जितने भी अंडर ग्रेड के एंट्रेंस एग्जाम से सबकी तैयारी भैया बहुत ही अच्छी फैकल्टी बहुत ही मज़े से कराती है। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक एंड फुल लेंथ दोनों मॉक टेस्ट आपको देने को मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है। नंबर आपको दे दिया स्क्रीन पे, अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रहा हूँ तो भैया इंक्वायर कर लो खुद ही। और 5 डेज़ मनी बैक गारंटी जो ऑफ़र चल रहा है ना भैया, वो तो तगड़े वाला है। 5 दिन के अंदर अंदर अगर मज़ा ना आया तो पैसा वापस। और भैया ये रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, ठीक है। AIR1 2022 का एडू कैप्टन का बच्चा था, CUET का, IP मैट 13, 24, 37 एडू कैप्टन, 30+ शीख सुखदेव, 30+ SRCC, और 2023 में तो कितने ही अभी तक चले गए हैं एंड स्टिल काउंटिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, ठीक है। तो यार आप लोग भी हमारा एग्जाम्पल बनो यार आने वाली वीडियोस में। चलिए तो अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रॉपर बैलेंस शीट दे दी, XYZ हैं जिनकी 2:3:1 रेशो चल रही थी। पार्टनर्स चेंज देयर रेशो टू 3:1, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल। अच्छा यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि Z का तो कुछ है नहीं, X जो है वो गेन कर रहा है 1/6 से, Y जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर भी निकाल लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं। गुडविल की वैल्यूएशन उसने दी है, लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25%। अच्छा जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो गुडविल को भूल जाओ, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये हमारा जो ये पॉइंटर्स हैं इन पे ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाओ, और ये हमारा कुछ वो दे रखा है। अच्छा फुल फ्लैश जब क्वेश्चन कराऊंगा तो तब आपको समझ में आएगा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ रीवैल्यूएशन करवाने का। क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा? रीवैल्यूएशन अकाउंट करवाने का, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कैसे होता है, क्या होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो गुडविल को छोड़ देते हैं, अभी रीवैल्यूएशन पे आते हैं सीधा। और हमारा गेनिंग सैक्रिफाइस भी नहीं निकालना, क्योंकि जब रीवैल्यूएशन बनाना है तो वो ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है प्रॉफिट और लॉस। तो लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25%, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको बता दूँ कि इसके फार्मूलाज कैसे निकलते हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग नोट्स, ये फार्मूला लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever a asset is undervalued, जब भी कोई एसेट अंडर वैल्यूड होता है तो अगर आपको उसकी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है कि क्या थी, आपने गलती से कम लिख दी, तो जो भी आपको अंडर वैल्यू उसने दे रखी है डिवाइड बाय परसेंटेज में आए तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अमाउंट दे दी फिर तो सिंपल ही है ना। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम में आपने लिखा हुआ है बुक्स में, तो आपको बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट हो गया। तो जितना अमाउंट दे दिया उतने से बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब अमाउंट नहीं परसेंटेज में दिया तो कैसे करेंगे? अच्छा कई बच्चे क्या करेंगे, सीधा ये क्या करेंगे 25% जाके लगा देंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे 3 लाख में, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो मेक श्योर ये गलती मत कर देना भैया, ठीक है। तो अंडर वैल्यूड जो भी आपको दे रखी है अपॉन 100 माइनस रेट इंटू 100, ये आपके पास सीधा ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। अब 3 लाख हमारी अंडर वैल्यूड थी, अपॉन 100 माइनस रेट मतलब 100 माइनस 25 इंटू 100, ये आ जाएगा 3 लाख अपॉन 75 इंटू 100, तो 3 और ये 4 हो जाएगा। तो आई गेस ये आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी
4 लाख रुपए। इसका मतलब है एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 4 लाख, हमने कितनी कर रखी है 3 लाख, तो 1 लाख से बढ़ाना है। यहाँ पर हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़। ठीक है, चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। ऐसा ही है कुछ सिमिलर। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 20%। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, सॉरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। अच्छा, ओवर वैल्यूड में कैसे करते हैं ये भी देख लो। व्हेन एसेट इज ओवर वैल्यूड, सेम ही रहता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इस केस में आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो मेरी जान, जो भी आपको ओवर वैल्यूड दे रखी है, ओवर वैल्यूड अपॉन 100 प्लस रेट इंटू 100। ठीक है, ओवर वैल्यूड आई गेस आपको दे रखा है स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपये, और 20% है तो ये हो गया 100 प्लस 20, 120 इंटू 100। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 6 से कटेगा 10,000, 6 से कटेगा 2, ये आ जाएगा आई गेस 50,000 रुपये। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 50, आपने कितनी लिखी हुई बुक में 60, मतलब 10,000 से कम करना है आपको। तो स्टॉक कितना हो गया यहाँ पर 10,000 से कम। मेरा तो यार सीधा ही तरीका है, ऐसा याद करने का क्या तरीका है, मैं ज़्यादा झंझट में पड़ता नहीं। मेरे को पता है अगर अंडर वैल्यूड हो रखी है तो अंडर का मतलब होता है कम हो रखी है वैल्यू, तो माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस। ओवर का मतलब ज़्यादा हो रखी है प्लस, डिनोमिनेटर में प्लस। सिर्फ इतने लॉजिक से मैं याद रखता हूँ इसको। आपके सामने कहीं मैंने फॉर्मूले लिखे नहीं हुए हैं, कहीं सोच रहे हो सर आपके सामने तो स्क्रीन आ रही होगी, और मोदी जी की स्पीच छोड़ना है कि स्क्रीन के सामने पढ़ के बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगले पे आते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ दी डेटर्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स कितने हैं हमारे, डेटर्स हैं 3 लाख। अच्छा, 3 लाख का 5% होता है आपका 15,000 रुपये। अभी प्रोविजंस कितने पे बन रहे हैं 10,000, मतलब हमें लग रहा है 10,000 डूबेगा, अब हमें उसे रीवैल्यू करना है, अब हमें लग रहा है 15,000 डूबेगा, तो 5,000 का और लॉस बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया प्रोविज़न फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 18,000। कहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है नहीं, मतलब सारा का सारा लॉस हमें यही डालना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया आपका 18,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर अमाउंटिंग 25,000 दैट वाज मिसिंग फ्रॉम द बुक्स वाज पेड। अच्छा, ये देख लो। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, अगर हम इसे बुक्स में डाल रहे होते, अगर हम इसको बुक्स में डाल रहे होते, सपोज करो ये पार्ट कटा होता, सिर्फ इतना लिखा होता वाज मिसिंग फ्रॉम द बुक्स, तो हम इसको बुक्स में डालते, फिर इसकी एंट्री क्या करते हैं हम, रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स। रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आया था 25, लेकिन आपने तो पेमेंट ही कर दी, तो मतलब ये क्रेडिटर्स अभी भी बुक्स में नहीं आएगा, सीधा का सीधा पेमेंट हो रही है उसकी, लेकिन बुक्स में पहले भी नहीं आ रहा था। जब हम क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं नॉर्मली, जब बुक्स में आ रहा होता तो क्या होता है, क्रेडिटर्स टू बैंक। अब जब बुक्स में आ ही नहीं रहा तो लॉस है हमारा, तो रीवैल्यूएशन टू बैंक, रीवैल्यूएशन टू बैंक। तो ये मैंने जानबूझ के पर्पसली पॉइंट डाला था ताकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर अभी भी क्लियर नहीं हो कमेंट में बताना, सिर्फ ऐसे वाले जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं और बना के लाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा आपका 25,000 रुपये। कितना आ गया आपका 25,000 रुपये। तो अब देखते हैं भैया क्या सीन है इसका, आ जाओ। 1 लाख तो प्रॉफिट जा रहा था, 10, 20, 30, 40, 50, 58 डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में, तो बचे आएगा 42,000। 42,000 का प्रॉफिट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम डाल देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, 2 में पर्पसली नहीं लिख रहा क्योंकि कई जगह काउंट करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, तो मर्जी होती है। बट मेरा मानना है कि यार कई टीचर्स जो हैं उन्हें थोड़े से वैसे होते हैं, ठीक है, नो ऑफेंस टू टीचर, बट चेकिंग करते वक्त दे आर क्वाइट स्ट्रिक्ट। भैया 2 क्यों नहीं लिखा भाई, उन्होंने चीज़ों के भी नंबर काट लेते हो तो लिख लिया करो। तो यहाँ पर हो गया हमारा, क्या बंदों का नाम क्या था, XYZ। तो XYZ उनकी ओल्ड रेशो क्या थी, ओल्ड थी 3, 4, 5, 6, तो 7 6 42 होता है, तो 7 3 21,000 इसका हो गया, 7 2 14 इसका हो गया, और 7 इसका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा पूरा मैच हो गया 1 लाख 1 लाख। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही वैल्यूएबल लगी हो यार, नॉलेजेबल लगी हो, तो लगी है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल,
लाइक दी वीडियो एंड कमेंट करो क्या मैं ऐसे वो टेढ़े वाले क्वेश्चंस और बना के लाऊं, तो आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।